नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी का पूरा क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं। बच्चों मैं आपको बता दूं, कल आपका जो है वीपीएसयू का पेपर लगा हुआ है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख के जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये हमारी जो है सेकंड क्लास है बच्चों। वैसे तो इसकी मैंने जो है चैप्टर्स क्लासें भी करा रखी हैं, आप चाहे तो इसकी चैप्टर्स क्लासें भी ले सकते हैं। क्योंकि कल ही आपका पेपर लगा हुआ तो चैप्टर्स क्लासें लेना काफ़ी कठिन हो पाएगा, क्योंकि वैसे तो हमारी कोई भी क्लास ज़्यादा लंबी भी नहीं है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा केवल आपको 2 वीडियो आपको देख के जाना। ये हमारी बच्चों दूसरी क्लास है। एक इसका मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी सोल्व कर रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जाकर इन दोनों वीडियो को आप देख लीजिए। मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इन्हीं दोनों पेपरों के क्वेश्चन आपके बनेंगे और इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर जो सोल्व हो जाएगा। इस बात की मैं 100% की गारंटी लेता हूँ। ठीक है, आज आपका पेपर जो लगा हुआ था जो कि सोशियोलॉजी का था, तो पूरा का पूरा पेपर मेरे द्वारा ही बताया फंसा हुआ है। आशा करता हूं जो भी विद्यार्थी हमारे जो कि चैनल से तैयार करके गए होंगे उनका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। ठीक है, आप हमारे चैनल पर बिना कोई जो है सीरीज खरीदे, बिना कोई बुक खरीदे, आप हमारे चैनल के माध्यम से आप बीए की तैयारी आल सब्जेक्ट की बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं इसकी तैयारी, और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिएगा ना ज़्यादा समय गाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से बीए प्रथम सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल, जिसमें आपको पढ़ना है फिजिकल जियोग्राफी, पेपर का आपका नेम है, इसी के हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर जो हम चर्चा कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करेंगे, जिससे हमारा जब भी कोई न्यू वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। बच्चों 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा, पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का जो है उचित होगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को सोल्व करूंगा बच्चों। इसमें टोटल आपके जो है 10 आपके क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, जो कि सभी प्रश्न आपको करना रहेगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे वेरी शॉर्ट एंड आपके क्वेश्चन रहते हैं। इसमें कोई भी आपका जो है एक्स्ट्रा प्रश्न आपका नहीं रहता है। ठीक है, चलेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भूगोल क्या है। पहली बात तो ज्योग्राफी का आपके पेपर है बच्चों, तो भूगोल क्या है। ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी का है तो फिजिकल जियोग्राफी क्या है। ठीक है, इसको हम समझेंगे। भूगोल की प्राकृत क्या है इसको समझेंगे। उसके बाद भूसन्नति क्या है, हम दोनों क्वेश्चनों को यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले बच्चों भूगोल क्या है, इसकी प्राकृत क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, हम सब कुछ यहाँ से समझेंगे। तो भूगोल जो शब्द है, भूगोल शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्दों से मानी जाती है, जियो प्लस ग्राफी से हुई है। जियो का अर्थ होता है बच्चों पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, मतलब अध्ययन करना। मतलब हम इस प्रकार कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना, इसी को हम क्या कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं, भूगोल कहते हैं। और भी यहाँ से लिखा हुआ है, परंतु जो है आधुनिक भूगोल केवल पृथ्वी का वर्णन नहीं है, बल्कि पृथ्वी की सतह पर स्थित, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर मानवीय तत्व हो, का स्थानिक विश्लेषण करता है। और यह भी जो है बताता है कि कैसे जो है प्राकृत मनुष्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यह भी हमको बताता है। मतलब जो है हम पृथ्वी का तो अध्ययन करते ही हैं भूगोल में, और साथ में जो प्राकृतिक है, जो मानव के द्वारा जो तत्व है, उसका भी हम विश्लेषण इसी के अंतर्गत जो है करते हैं, जो आपस में इसका संबंध होता है मनुष्य का और पर्यावरण के बीच में। और फिर यहाँ से आगे लिखा हुआ है, ऐसा भी कहा जाता है कि भूगोल एक जो है सामाजिक तथा जो है भौतिक विज्ञान है, जो पृथ्वी की सतह पर उसके स्वरूप, जैसे कि पृथ्वी की सतह पर बहुत सारे स्वरूप होते हैं, जैसे कि पत्थर पाए जाते हैं, कंकड़ पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं, डेल्टा बनते हैं, जल है, तापमान है, तो इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है इसमें बच्चों। ठीक है, और जो है यह विषय न केवल यह बताता है कि कौन सी चीजें कहाँ हैं, बल्कि यह भी हमको समझाता है कि वे वहां क्यों है और उनका जो है परस्पर संबंध क्या है, यह भी हमको बताने का प्रयास जो है भूगोल हमारी करती है। भूगोल के हम बच्चों प्राकृत की हम बात करें तो भूगोल की प्राकृत को समझने के लिए हमें यह देखना होता है कि भूगोल किस प्रकार का विज्ञान है, वह जो है क्या अध्ययन करता है, उसका दृष्टिकोण क्या है, यह महत्वपूर्ण होता है इसके हम प्राकृत को जानने में। तो बच्चों विज्ञान की जो है दोहरी प्राकृत होती है, विज्ञान की दोहरी प्राकृत होती है। भूगोल एक जो कि प्राकृतिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान, ये दोनों है। प्राकृतिक विज्ञान में हम मुख्य रूप से जलवायु, पर्वत जो होते हैं, जो नदियां होती हैं, जो मिट्टी होती है, जो तापमान होता है, आदि इन सभी चीजों का हम अध्ययन करते हैं। जबकि सामाजिक विज्ञान में के रूप में यदि हम देखें तो जनसंख्या, कृषि, उद्योग, नगरीकरण आदि जो है मानवीय जो पहलू होते हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। मतलब जो है इसकी प्राकृत में हम देखें तो भूगोल क्या है, एक प्राकृतिक विज्ञान भी है
और सामाजिक विज्ञान, ये दोनों है। ठीक है, दोनों चीजों को इसमें हम अध्ययन करते हैं बच्चों। अब यहां से बच्चों भूसन्नति क्या है इसको भी समझ लीजिए। तो लंबी, सकरे, उथले जो जलीय भाग होते हैं, जलीय मतलब होता है जल के जो भाग होते हैं, कैसे जलीय भाग, जो लंबे हो, सकरे हो और क्या हो, उथले हो, उसी को भैया हम भूसन्नति कहते हैं। यहां से हाग महोदय जी लिखते हैं कि भूसन्नति लंबी, सकरी, उथली जो है जलीय भाग होती है जिसमें लगातार अवसादों का जो है जमाव होता रहता है और जिससे जो है उनकी तली में निरंतर जो है धंसाव होता रहता है और भूसन्नतियों से ही वलित पर्वतों की उत्पत्ति जो है मानी जाती है। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन देखो कि अपक्षय क्या है बच्चों, इसको हम समझेंगे। उसके बाद है रूपांतरित जो है चट्टानें क्या है बच्चों। चट्टानों के प्रकार में चट्टानें जो कि आपके 3 प्रकार की होती हैं, तो यहाँ से हम इनके तीनों प्रकार आपको करा देंगे। उसके बाद देखो कि रचनात्मक जो है प्लेट किनारा क्या है, इसको हम समझेंगे, जिसको हम प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। इसको बच्चों जो है हम प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं, विवर्तनिकी कहते हैं। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। अगला देखो डेल्टा क्या है भैया, ये कैसे बनता है। फिर है क्षोभ मंडल क्या है, इसको समझेंगे। सूर्यताप क्या है, महाद्वीपीय जो कि निम्न तट, हाँ निम्न तट क्या है, इसको समझेंगे। उसके बाद बायोम क्या है। इन सभी क्वेश्चनों को हम एक एक करके समझेंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों के पास, गुरु वगैरह में से सभी विद्यार्थी इस क्लास को अटेंड कर ले। चलो अपक्षय क्या है बच्चों। अपक्षय कोई भी क्वेश्चन को आपको बच्चों याद नहीं करना है, केवल आपको समझना कि हमको लिखना क्या है। हमको पता है आप रट्टा मारोगे भूल जाओगे, केवल क्वेश्चन समझ लो कि हमको उसका आंसर कैसे लिखना है बना कर। तो अपक्षय क्या है, अपक्षय जो है बच्चों चट्टानों के, जो चट्टानें होती हैं पत्थर की, चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटकर बिखरने व नष्ट होने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, उसको हम अपक्षय कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटकर बिखरने व नष्ट होने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम चट्टानें जो नष्ट हो जाती है अपने स्थान पर, इसी को हम अपक्षय कहते हैं। यहाँ से प्रोफेसर साविंद्र जी कहते हैं, ये लिखे हैं कि चट्टानों के भौतिक क्रियाओं के द्वारा अपने ही स्थान पर विघटित मतलब जो है नष्ट होकर, विघटित मतलब होता है बिखरने, और नष्ट होने अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा वियोजित होने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम अपक्षय कहते हैं। ठीक है, इतनी परिभाषा आपको लिखना है। इसमें बच्चों हम जितनी भी परिभाषाएं लेके आए हुए हैं, बहुत ही इजी परिभाषा लेके आए हुए हैं। आपको किसी भी सीरीज, किसी भी नोट्स में आपको इतनी जल्दी आपको मिलेंगे नहीं। अब चट्टानें क्या बच्चों, इसको समझ लीजिए। चट्टानों के प्रकार क्या है हम यहां से समझेंगे। तो चट्टान क्या है, पृथ्वी सतह का निर्माण करने वाली जो रचना सामग्री होती है बच्चों, उसी को हम चट्टान कहते हैं। मतलब जो है पृथ्वी सतह का जो निर्माण करने वाली जो रचना सामग्री होती है, जैसे कि हम घर का निर्माण करने के लिए जो रचना सामग्री होती है, जैसे कि कह सकते हो गिट्टी, बारू, मोरंग, ईंट, सीमेंट, इस सभी चीजों का उपयोग करके जो है घर का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी सतह का निर्माण करने वाली जो रचना सामग्री होती है बच्चों, उसी को हम चट्टान कहते हैं। सामान्य रूप से चट्टान शब्द का प्रयोग किसी कठोर वस्तु के लिए किया जाता है, किंतु भूगोल विषय में इसका प्रयोग बालू, कंकड़, मिट्टी, ग्रेनाइट आदि के लिए जो है किया जाता है। इसी को हम चट्टान कहते हैं बच्चों। यहाँ से जो कि आर्थर होम्स महोदय लिखते हैं कि अधिकांश चट्टानें खनिजों का ही मिश्रित अंश है। बहुत सारे विद्वान हैं, ये कहते हैं कि चट्टानें क्या है, अधिकांश जो चट्टानें हैं अधिकतर ये क्या है, खनिजों का ही एक मिश्रित अंश है। अंततः उसमें कई जो है खनिजों का पाया जाना स्वाभाविक होता है। इन खनिजों में रासायनिक तत्वों का योग रहता है और प्रत्येक चट्टाने में, प्रत्येक जो चट्टान होती है इसमें एक या एक से अधिक खनिजों का सम्मिश्रण पाया जाता है। इसी को हम चट्टानें कहते हैं। अब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि चट्टानों के प्रकार क्या है। चट्टानें बच्चों 3 प्रकार की होती है। एक होता है आग्नेय चट्टानें, दूसरी होती है अवसादी चट्टानें जिसको हम परतदार चट्टानें भी कहते हैं, तीसरी होती है रूपांतरित चट्टानें। अब इसमें से कोई भी चट्टानें आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो यहाँ से हम तीनों चट्टानें आपको कराए दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जो कि है कि अवसादी चट्टानें किसे कहते हैं, इसको समझ लीजिए। चट्टानें जो कि 3 प्रकार की होती हैं, तो हाँ इसको समझो कि आग्नेय चट्टानें जो होती हैं पृथ्वी के तप्त पिघले मैग्मा, मतलब जैसे कि कोई ज्वालामुखी आता है तो आग्नेय चट्टानी की उत्पत्ति ज्वालामुखी से ही मानी जाती है। जैसे कि ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो बहुत इसमें गर्म जो है गैस निकलती है, तो उसके ठंडे होने, तप्त और पिघले हुआ जो मैग्मा होता है उसके ठंडे होने पर ठोस हो जाने से
ये जो है आग्नेय चट्टानें निर्मित होती हैं और इन जो है जमा किए गए पदार्थों को अवसाद और इससे निर्मित जो चट्टानों को हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से और भी अवसादी चट्टानें भी यहाँ से दी हुई हैं। ठीक है, मतलब जो है जब मैग्मा जो है कह सकते हो, जो गर्म जो मैग्मा होता बच्चों, जब जो है वो ठंडा होने लगता है और ठंडा होकर के जब ठोस हो जाता है उसको भैया हम क्या कहते हैं, उसको हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं। और जब ये जो कह सकते हो जब इन जमा हुए अवसादों जो पदार्थ होता है, ये अवसाद या इससे निर्मित चट्टानों को हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। तो यहाँ से अवसादी चट्टाने की परिभाषा आप समझो। ठीक है, तो प्राकृत के कारकों के द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जब जमा हो जाती है, मतलब जो है मान लो छोटी छोटी चट्टानें हैं किसी स्थान पर आकर इस तरह से जमा हो जाए, एक चट्टान हो जाए, तो जो है बाद में रासायनिक प्रक्रिया या जो अन्य कारकों से परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं, तो इन्हीं हम अवसादी चट्टानें बच्चों कहते हैं। मतलब छोटी छोटी चट्टानें आपस में जो मिल जाती हैं, इसी को हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। ठीक है, चलेगा। और देखो फिर जो कि लास्ट में आपका है रूपांतरित चट्टानें। तो रूपांतरित जो चट्टानें होती है बच्चों, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, रूपांतरित मतलब रूपांतरित हो जाना। जैसे कि उच्च तापमान है या फिर चट्टानों के स्तरों में अधिक दबाव है, मतलब कोई चट्टान है उसमें काफी प्रेशर लग रहा है, तो उसका मूलभूत जो चट्टानों का जो स्वरूप है, उसकी जो संरचना है, उसका जो गुणधर्म है, ये परिवर्तित होकर के कोई दूसरी चट्टान बना दे या फिर किसी दूसरी चट्टान में रूपांतरित हो जाए, तो इसी को भैया हम रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला बच्चों आपका है कि प्लेट विवर्तनिकी क्या है, जिसको हम रचनात्मक जो है किनारा भी कहते हैं। ये जो है प्लेट विवर्तनिकी है, इसको भी समझ लीजिए। जहां दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत गतिशील होती हैं, मतलब मान लो कोई दो प्लेटें हैं एक दूसरे के विपरीत हैं, वो भी गतिशील होती हैं, जो कि हमेशा अर्थात एक दूसरे के हट जाने से, मतलब एक प्लेट यदि हट जाती है तो वहां नीचे मैग्मा ऊपर उठकर नई प्लेट का निर्माण करता है, इसी को हम प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। इन किनारों पर पाया जाने वाला सबसे प्रमुख स्थल रूप मध्य महासागरीय कटक है, और यह जो है जब यह किनारा किसी महाद्वीप पर स्थित होता है तो रिफ्ट घाटियों का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब यहां से बच्चों डेल्टा क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो डेल्टा जो है एक प्रकार का त्रिभुजाकार भूभाग है। भू मतलब होता है पृथ्वी का भाग है, जो नदी के मुहाने मतलब होता है नदी का जो मुंह होता है, मुहाने पर बनता है, जहां से नदी का निर्माण होता है। और जहां नदी अपने बहाए गए जो तलछट होता है, तलछट मतलब होता है जिसमें रेत मिट्टी चट्टाने, इसको किसी बड़े जो है जलाशय जैसे कि महासागर समुद्र या फिर झील में जब छोड़ देता है, जब नदी की गति धीमी हो जाती है तो उसके साथ बहने वाले कण जो है जमा हो जाते हैं और ये जो है नए भूमि का निर्माण करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, जो कि ग्रीक अक्षर डेल्टा के आकार से मिलता जुलता है, जिस प्रकार इसका नाम जो है पड़ा है। अब यहाँ से बच्चों वायुमंडल की हम परतों के बारे में चर्चा करेंगे। वायुमंडल की परतों में कोई भी इसमें से पूछ सकता है, जैसे कि क्षोभ मंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, मध्य मंडल क्या है, ताप मंडल क्या है, बाह्य मंडल क्या है। तो वायुमंडल की परतें मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। क्षोभ मंडल जो बच्चों होती है, ये पृथ्वी की सबसे निचली परत है, नीचे की परत है, और जहां हम सभी मौसम घटनाएं होती है, जहां पर सभी मौसम घटनाएं होती है। उसके बाद है बच्चों जो कि समताप मंडल, इस जो है परत में ओजोन परत जो है मौजूद होती है, मतलब जो है इस परत में ओजोन परत जो है मौजूद होती है, जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक जो पराबैंगनी जो किरणें हैं उसको रोकती है। ठीक है, और हवाई जहाज यहाँ जो है उड़ान भरते हैं इस स्थान तक। फिर है मध्यमंडल, तो यह जो है समताप मंडल के ऊपर स्थित होता है और यह जो है उल्का पिंड जो है जलते हैं। उसके बाद है तापमंडल, तो इस जो है परत में तापमान ऊंचाई के साथ जो है बढ़ता है और आयन मंडल इसी परत के जो है भीतर स्थित है। उसके बाद है बाहिर मंडल बच्चों, तो यह जो है वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। तो ये थी बच्चों इसकी परतें, जो कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ से सूर्य ताप क्या है बच्चों, सूर्य ताप का मतलब होता है सूर्य की जो गर्मी होती है उसी को हम सूर्य ताप कहते हैं। मतलब जो है सौरिक ऊर्जा मतलब होता है कि सूर्य की ऊर्जा ही सूर्य ताप कहलाती है, या फिर सौरिक ऊर्जा को ही हम सूर्य ताप कहते हैं। या सौरिक ऊर्जा
1,86,000 मील प्रति सेकंड की चाल से चल करके धरातल पर पहुंचती है। इसी को हम सूर्यताप कहते हैं। यहाँ से ट्रिवाड महोदय लिखते हैं कि लघु तरंगों के रूप में संचालित एवं 1,86,000 मील पर सेकंड की रफ्तार से भ्रमण करती हुई धरातल पर पहुंचने वाली जो सौरिक ऊर्जा है, इसी को भैया हम सूर्यताप कहते हैं। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है। और यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का वह हिस्सा जो पृथ्वी तक पहुंचता है सूर्यताप कहलाता है। सभी का कहना मतलब एक ही है। अगला देखो भी बच्चों कि बायोम क्या है। बच्चों इसको भी समझ लीजिए। बायोम क्या है? पृथ्वी की एक बड़ी जैव भौतिक इकाई है जिसमें विशिष्ट जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु जो है पाए जाते हैं। उसी को हम बायोम कहते हैं। यह एक प्रकार का समुदाय है जो मुख्यतः जलवायु परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित होता है। और बायोम एक जो कि विशाल भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें समान जलवायु, मिट्टी, पौधे, जीव जंतु की प्रणालियां जो होती हैं, इसी को हम बायोम कहते हैं। और यदि हम संक्षिप्त में कहें तो भूपृष्ठ मतलब जो है पृथ्वी का जो पृष्ठ है, इस पर जलवायु दशाओं के अनुसार, क्योंकि जलवायु चेंज होती रहती है, इसके अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जो मौसम होता है उसी बार के मौसम की जो फसलें उगाई जाती हैं। और एक समान जो है जलवायु दशाओं वाले भागों में पेड़ पौधे के समुदाय के पृथक पृथक समूह, विशेष प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इसी को भैया हम जो है जियोम कहते हैं, बायोम कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बारिश के समय मेढक बहुत दिखाई देते हैं। तो मतलब जलवायु के अनुसार जैसी जलवायु इस प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं, विभिन्न प्रकार के जीव दिखाई देते हैं, इसी को हम बायोम कहते हैं। चलो यहाँ से भी आपका है सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो गया बच्चों। इसमें टोटल प्रश्न आपके जो पूछे जाएंगे बच्चों 8 आपके क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें से केवल आपको 5 क्वेश्चनों का ही आंसर आपको देना पड़ेगा। 5 या फिर 3 ही क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा आंसर। देखो इसका पहला क्वेश्चन कि भौतिक भूगोल से आपका क्या तात्पर्य है बच्चों। ठीक है, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र का भी आपको जो है वर्णन आपको करना है। ठीक है, उसके बाद है अपर्दन चक्र क्या है बच्चों। डेविस के भौगोलिक चक्र की आपको संकल्पना आपको देना। यहां से बच्चों आपको बता दूं भौतिक भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी में जो है बच्चों हम जो कि पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि भौतिक भूगोल वह है जिसमें हम भौतिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं। इसकी परिभाषा यहाँ से मैं समझाई दे रहा हूँ। भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें हम जो कि भौतिक जो है स्वरूपों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम चट्टाने, मिट्टी, पर्वत, इस सभी चीजों का हम अध्ययन करते हैं। इसी को हम भौतिक भूगोल कहते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्र भी देखेंगे। उसके बाद है अपर्दन चक्र क्या है बच्चों। डेविस के भौगोलिक जो चक्र है इसकी संकल्पना हम देखेंगे। उसके बाद है वलन क्या है, वलन के हम प्रकारों को देखेंगे। उसके बाद है वायु के द्वारा अपर्दन जन्य स्थलों जो स्थल स्वरूप है इसका वर्णन करना है। फिर वर्षा को परिभाषित करना है, वर्षा के विभिन्न प्रकार। चक्रवात क्या है इसकी उत्पत्ति समझेंगे। फिर है प्रवाल भित्तियां क्या है इसके प्रकार। फिर जैवमंडल, बायोस्फीयर। तो बच्चों यहाँ से मैंने जीवमंडल की जो कि भूगोल की परिभाषा मैंने आपको कराई थी। तो यहाँ से भौतिक भूगोल जो कि पेपर का आपका नेम है। भौतिक भूगोल क्या है, भूगोल की एक शाखा है जिसमें हम भौतिक स्वरूपों का अध्ययन करते हैं जिसको प्राकृति ने बनाया है। जैसे कि पानी आपका जो है प्राकृति की देन है, आपकी मिट्टी है, चट्टाने हैं, ये सब प्राकृति के द्वारा निर्मित है। तो इन सब चीजों का हम अध्ययन करते हैं, इसी को हम भौतिक भूगोल कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको बच्चों लिखना है। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन करा ही दिया था। चलो यहां से अगला देखो कि अपर्दन चक्र क्या है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, अपर्दन चक्र एक भौगोलिक सिद्धांत है बच्चों जो हमको बताता है कि समय के साथ किसी भूभाग की जो स्थल आकृतियां होती हैं, मतलब जमीन की जो बनावट है, ये कैसे बदलती है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता जो कि विलियम मॉरिस डेविस हैं, इनके अनुसार इन्होंने जो है इसकी अवधारणा को 1899 में जो है प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार हम समझेंगे मतलब जो है कोई जो भौतिक जो स्वरूप है जमीन का, जैसे कि कोई चट्टानों का निर्माण हुआ है तो कैसे धीरे धीरे नष्ट होती है उसको इन्होंने बताया है। जैसे कि कोई बच्चा जब पैदा होता है बच्चों तो छोटा सा होता है, फिर धीरे धीरे जो है वृद्धि करता है, बड़ा होता है, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, फिर मर जाता है। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने चट्टानों के बारे में वही चीज का जो है वर्णन किया है इन्होंने। तो यहाँ सब समझेंगे इसके बारे में। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी भूभाग का विकास एक चक्रीय प्रक्रिया से होकर गुजरता है जिसे 3 मुख्य चरणों में बांटा गया है। ठीक वैसे ही जैसे कि जीव का जीवन चक्र होता है, जैसे कि युवा, परिपक्व, वृद्धावस्था,
तो इसी प्रकार जो इन्होंने इसको अपर्दन चक्र इनका जो है चरण है। पहला है युवावस्था। तो इस अवस्था की शुरुआत किसी क्षेत्र के उत्थान जैसे कि जमीन ऊपर जो उठने से होती है, जैसे कि नदियां, अन्य पर्दन कारक इसमें सक्रिय हो जाते हैं और घाटियों को गहराई तक जो है काटते हैं, जिससे तीव्र ढाल जो है बनते हैं। और जो है भूभाग ऊंचावच मतलब जो है ऊंचाई के में अंतर अधिकतम होता है इसमें। उसके बाद आता है प्रौढ़ या जो है परिपक्व अवस्था। इसमें क्या है, इस अवस्था में जो नदियां होती है अपने घाटियों को गहरा करने लगती हैं, लेकिन साथ ही घाटियों का जो किनारा है, किनारे को जो है विस्तार भी होने लगता है। मतलब घाटियां क्या है, अपने विस्तार करने लगती, बढ़ने लगती इस तरह से। उसके बाद है ढाल कम होने लगते हैं और स्थलाकृतियां धीरे धीरे जो है समतल होने लगती है। उसके बाद है अपक्षय और अपर्दन मिलकर भूदृश्य को बदलने और भूबदल जो है इसमें बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों देखो, मैंने आपको अपक्षय बताया था कि चट्टानों को अपने ही स्थान पर टूटकर बिखरने की प्रक्रिया अपक्षय कहलाती। अपर्दन क्या है बच्चों, इसको समझ लो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अपर्दन क्या है, इसको समझो। अपर्दन बच्चों, अपर्दन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है कि मिट्टी का एक स्थान से, मतलब यहां से कोई मिट्टी है, ये मिट्टी ही मान लो, तो एक स्थान से इस स्थान पर आ जाए, मतलब मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, इसी को हम अपर्दन कहते हैं। अपर्दन यानी जो है मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जैसे कि मिट्टी, जैसे कि बारिश होती है तो मिट्टी के स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाती है। और जो है हवा चलती जैसे कि रेगिस्तान वगैरह में तेजी से, तो वहां का जो बालू है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाता है, इसी को भैया हम अपर्दन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है वृद्धावस्था। तो अपर्दन की प्रक्रिया यहाँ पर बहुत धीमी हो जाती है और पूरा क्षेत्र लगभग समतल क्षेत्र में बदल जाता है, जिसे हम जो कि पेने प्लेन या जो है समप्राय मैदान भी जो है कहा जाता है। और इस मैदान में कहीं कहीं कठोर चट्टानों के अवशेष टीले के रूप में दिखाई दे सकते हैं। यह जो है चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि कोई नया उत्थान या समुद्र तल में परिवर्तन इसे बाधित न जो है करता है, और इसके बाद एक नया चक्र शुरू हो जाता है। तो संक्षेप में हम कहें तो अपर्दन चक्र जो है समय के साथ भू आकृतियों के क्रमिक विकास का एक मॉडल है, जो बाहरी शक्तियों जैसे कि जल, हवा, हिमनद के द्वारा चट्टानों के टूटने, परिवहन के माध्यम से होता है। अंततः भूभाग समतल हो जाता है। इसी को हम जो है इनका डेविस का अपर्दन चक्र कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ से बच्चों बलन क्या है, बलन के हम प्रकारों का भी जो है वर्णन करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले बलन क्या है इसको समझ लीजिए। तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों, मतलब पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियां होती है के द्वारा उत्पन्न जो क्षैतिज संचलन है, इससे जो है जब चट्टानों में एक संपीड़न की जब स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसमें क्या है, एक लहरनुमा मोड़ पड़ जाता है। जैसे कि कोई चट्टान है इस तरह से है, तो इसमें जो है जो कोई संपीड़न की स्थिति होती है तो चट्टानी थोड़ा सा जो है इस तरह से मुड़ जाती है। ठीक है। मोड़ जब इसमें पड़ जाता है, और इस तरह के मोड़ को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, बलन कहते हैं। और बलन के जो है ऊपर उठे भाग को हम, बलन का जो मान लो जो ऊपर उठा भाग होता है, ठीक है, जैसे कि ऊपर ऊंचा जो भाग होता है, जैसे कि ये बलन है। एक नीचे धंसा भाग, तो ऊपर जो उठा भाग होता है उसको हम अपनत कहते हैं, जो नीचे धंसा भाग होता है उसको हम अभिनत कहते हैं। ठीक है। इसके हम प्रकारों की बात करें तो इसके बहुत सारे प्रकार है। इसके 10 प्रकार है। एक है सममित बलन। तो जब बलन की दोनों भुजाओं का झुकाव जब बराबर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सममित बलन कहते हैं। फिर है असमित बलन। इसमें क्या, दोनों भुजाओं का जो झुकाव है ये बराबर नहीं होता है। उसके बाद है एक दिग्नत बलन। तो इसमें जो एक भुजा का ढाल साधारण और दूसरी भुजा का जो ढाल होता है समकोण होता है, इसको हम दिग्नज कहते हैं। उसके बाद है समनत बलन। इसमें जो है दोनों भुजाओं का जो कोण होता है या फिर कह सकते जो ढाल होता है ये समान होता है। उसके बाद है परिबलित बलन। तो इसमें जो है बलन की दोनों भुजाएं समांतर होते हुए भी क्षैतिज अवस्था में हो जाती है। उसके बाद है प्रतिबलन है। इसमें बलन की एक भुजा दूसरे पर जो है पलट जाती है, इसको हम प्रतिबलन कहते हैं। जैसे कि एक परत है, इसी पर एक दूसरी परत जो है पलट जाए, इसी को हम जो है प्रतिबलन कहते हैं। फिर है जो कि अवनमन बलन। तो जब बलन की अक्ष क्षैतिज तल के साथ कोण बनाती है तो उसको हम अवनमन जो है बलन कहते हैं। फिर है पंखा बलन। तो जब बृहद बलन की बृहद अपनति या अभिनति में छोटी छोटी अपनतियां पड़ जाती तो इसको हम पंखा बलन जो है कहते हैं। उसके बाद है खुला बलन। तो इसमें जो है बलन की दो भुजाओं के बीच का जो कोण है ये 90 से अधिक तथा जो है 180 से कम होता है तो इसको हम खुला बलन कहते हैं। फिर है बंद बलन।
तो जब बलन की दो भुजाओं के बीच कोण जो है 90 अंश से कम होता है तो उसको हम बंद बलन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना। अब यहाँ से बच्चों वर्षा किसे कहते हैं, इसके कारण क्या है बच्चों वर्षा के, ये भी समझ लीजिए। इसके प्रकार क्या है, तो पृथ्वी के जलाशय। अब पृथ्वी के जलाशय क्या है, जैसे कि नदी हो गया, महासागर हो गए, आपके जो है तालाब हो गए, नदियाँ हो गई, नहरें हो गई। तो ये जो जलाशय हैं और अन्य जो स्रोत हैं, इनसे जो जल है ये गर्म होकर के जब ऊपर उठता है या फिर ऊपर जाता है और इकट्ठा होकर के बादल बन जाता है, फिर भारी बारिश होती है, तो इसी को भैया हम वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगती है, इसी को हम वर्षा कहते हैं। यह जो पृथ्वी पर गिरते हैं, ठीक है। वर्षा जो होती है बच्चों, वर्षा मुख्य रूप से वाष्पीकरण संघनन के कारण होती है। वर्षा 3 प्रकार की होती है बच्चों। एक होती है संवहनीय वर्षा, दूसरी होती है पर्वतीय वर्षा, तीसरी होती है भैया चक्रवाती वर्षा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले संवहनीय वर्षा, इसको समझ लीजिए। ये क्या है, इसकी उत्पत्ति, तो ये जो है तब होती है जब पृथ्वी की सतह गर्म होती है, जिससे हवा जो है वाष्पीकृत होकर के ऊपर उठती है और ऊपर की हवा ठंडी होकर के बादल का निर्माण करती है और फिर वर्षा के रूप में गिरने लगती है, जो अक्सर तेज और अचानक होती है, इसी को हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। फिर है पर्वतीय वर्षा। यह जो है जब एक नम हवा का द्रव्यमान पर्वत के ढलान के ऊपर उठता है, तो यह जो है ऊपर उठने पर ठंडा होता है और फिर संघनन से वर्षा होती है, इसको हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। फिर है चक्रवाती वर्षा। तो यह जो है तब होती है जब दो भिन्न तापमान वाली हवाओं के द्रव्यमान टकराते हैं और गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर उठती है, जिससे बादल का निर्माण होता है और वर्षा होती है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है तीनों वर्षा के बारे में। अब यहाँ से बच्चों चक्रवात क्या है, इसकी उत्पत्ति कारण है, इसके प्रकार को भी हम समझेंगे यहाँ से बच्चों। तो चक्रवात को अक्सर परिभाषित किया जाए तो घूमती हुई वायु राशियां हैं। वायु राशियां मतलब होती है जैसे कि जो वायु होते हैं बवंडर वगैरह, इस तरह से क्या घूमती रहती हैं, तो इसी को हम वायु जो है चक्रवात कहते हैं बच्चों। अर्थात जो है एक ऐसी जो है विशेष स्थिति होती है जिसमें हवा तीव्र मतलब तेज गति से गोलाकार, इस तरह से गोलाकार जो चक्कर लगाती है। यह विशेष स्थिति जो है कम अथवा निम्न वायुदाब के कारण जो है होती है, जिसमें जो है उस भाग पर हवा का दबाव कम हो जाता है और निम्न वायुदाब की स्थिति जहां उत्पन्न होती है उसे ही हम चक्रवात का केंद्र जो है बच्चों कहते हैं। ठीक है, अब इसके जो चक्रवात बनने के कारण क्या है, मतलब जो चक्रवात की उत्पत्ति बताइए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो ये इसकी उत्पत्ति यहाँ से समझ लीजिए। तो चक्रवात की यह स्थिति गर्म हवाओं के कारण होती है। जब समुद्र की जो हवाएं हैं गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती हैं, तो उस स्थान जो स्थान होता है बच्चों रिक्त हो जाता है और जिससे जो निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस रिक्त अथवा खाली स्थान को भरने के लिए ठंडी हवाएं इस जो रिक्त स्थान की ओर बहने लगती हैं, जिससे चक्रवात की स्थिति जो उत्पन्न हो जाती है। चक्रवात जो है बनकर स्थल की ओर जो आ जाता है, जिससे भारी तबाही जो होती है। इसी को हम चक्रवात की उत्पत्ति कहते हैं। और भी लिखा हुआ है कि चक्रवात हवाओं की घूमने की दिशाओं के कारण जो है इसे 2 भागों में जो है बांटा गया है। पहली जो है घड़ी की दिशा में, दूसरी जो है घड़ी के विपरीत दिशा में। अब यहाँ से बच्चों चक्रवात के प्रकार एग्जाम में बनता है, जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा है शीतोष्ण जो है जो कि कह सकते हो कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, तो यहाँ से दोनों को समझेंगे। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है इसको समझो। ये जो है गर्म समुद्री लहरों के ऊपर बनते हैं और अत्यधिक तेज हवाओं भारी बारिश के लिए जो है जाने जाते हैं। इन्हें जो है तूफान जैसे नाम से भी जाना जाता है। इस बात पर निर्भर करता है कि दुनिया के किस हिस्से में जो है बने। फिर इसका जो दूसरा प्रकार है अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसको हम जो कि शीतोष्ण चक्रवात भी कहते हैं। ठीक है, यह जो है ठंडी और गर्म हवाओं के मोर्चों के पास जो है बनते हैं और अक्सर मध्य अक्षांशों में दिन प्रतिदिन के मौसम के लिए जो जिम्मेदारी होते हैं। अब यहाँ से बच्चों अगला जो क्वेश्चन है, परवाल भित्ति क्या है। परवाल भित्ति के प्रकार हम दोनों यहाँ से समझेंगे। सबसे पहले परवाल भित्ति क्या, इसको समझो। परवाल जो है महासागरों में मिलने वाली चूने की एक ऐसी चट्टानें होती हैं जो मूंगे, कोरल, पालिप्स नामक जो सागरीय जो जीव है उसके कंकाल से निर्मित होती है। महासागर में समूह में एक ही स्थान पर असंख्य जो मूंगे होती हैं बच्चों निवास करते हैं, जीव हैं। और परवाल एक ऐसा जीव होता है जो अपने चारों ओर
चूने का एक जो है घोल बना लेता है और अपना भोजन जो है सागरी जो जल है उसे प्राप्त करता है। परंतु जब एक परवाल मर जाता है, मतलब जब एक परवाल मर जाता है तो उसके खोल के ऊपर दूसरा परवाल अपना खोल बनाने लगता है और धीरे धीरे एक एक करके अनेक परवाल जो है बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रक्रिया के लंबे समय में एक विस्तृत भित्ति बन जाती है। इसी को भैया हम परवाल भित्ति कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। अब इसके प्रकार समझो बच्चों। पहला इसका प्रकार है जो कि फ्रिंगिंग रीफ, जिसको हम किनारी भित्ति कहते हैं, तो यह तट के पास में पाई जाती है। दूसरा है बाधा भित्ति, जिसको हम बैरियर रीफ कहते हैं। ये तट के कुछ जो है दूरी पर पाई जाती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के जो है ग्रेट बैरियर रीफ। उसके बाद है एटोल, ठीक है। ये जो है गोलाकार अर्धवृत्ताकार भित्ति है जो किसी डूबे हुए ज्वालामुखी द्वीप के चारों ओर जो है बनती है। तो ये थे बच्चों इसके प्रकार। अब यहाँ से बायोस्फीयर क्या है बच्चों, उसको समझ लीजिए। तो बायोस्फीयर जो है पृथ्वी का वह हिस्सा है जहाँ जीवन मौजूद है, जिसमें जमीन, हवा, पानी शामिल है। जीवमंडल जो है विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों से जो बना है, जैसे कि वन, घास, मैदान, महासागर, रेगिस्तान। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार के जीवों का घर होता है। अब जो है जीवमंडल जो कि एक जटिल और जो है नाजुक प्रणाली है, या जो है पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। जीवमंडल में हमें भोजन, पानी, आवश्यक जो है जो ऑक्सीजन है ये प्रदान करता है हमको, और यह जो है पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में मदद भी जो है करता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर यहाँ से जैवमंडल की परिभाषा को बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है, जैसे कि मैक हाउस जी लिखते हैं कि पृथ्वी के समस्त जो जीवधारी प्राणी हैं और जो पर्यावरण है जिसमें जीव की पारस्परिक क्रिया होती है, इसी को भैया हम जैवमंडल कहते हैं। पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ पर जीवन पाया जाता है वह जो है जैवमंडल कहलाता है। फिर यहाँ से है जो कि मिस्टर हालर जी लिखते हैं कि पृथ्वी के समस्त जीवित जीव तथा वे पर्यावरण जिसमें जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है तो मिलकर जो है जैवमंडल की रचना करते हैं। तो इस तरह से आपको बच्चों लिखना है। अब यहाँ से बच्चों सेक्शन आपका सी आ गया। इसमें टोटल आपके बच्चों 4 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 2 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, 2 से 1 क्वेश्चन। काफ़ी अच्छी बात है। इसका पहला क्वेश्चन देखो, भूकंप की उत्पत्ति, भूकंप किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति भी आपको समझाना है। उसके बाद है वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आपको आलोचनात्मक परीक्षण आपको देना है। उसके बाद है वायु दाब तापमान के मध्य जो संबंध है दर्शाना है। फिर है ज्वार को आपको परिभाषित करना बच्चों। ज्वार की उत्पत्ति, ज्वार भाटा की उत्पत्ति कैसे होती है ये भी हम समझेंगे यहाँ से। सबसे पहले बच्चों भूकंप क्या है उसको समझ लीजिए बच्चों। भूकंप जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, भू प्लस कंपन। भू का मतलब होता है पृथ्वी, कंपन का मतलब होता है कांप जाना, मतलब जो है पृथ्वी का कांप जाना या फिर हिल जाना, इसी को हम भूकंप कहते हैं। तो समानता यहाँ से लिखा भी हुआ है कि भूकंप जो है 2 शब्दों भू प्लस कंपन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कि पृथ्वी का कांपना या फिर जो है कंपन, अर्थात जो है पृथ्वी का अचानक से हिलना ही भूकंप कहलाता है। पृथ्वी का धरातल कई शक्तियों के द्वारा प्रभावित होता है। यह शक्तियाँ कुछ रचनात्मक होती है, कुछ जो है विनाशात्मक होती है, और भूकंप को धरातल की विनाशात्मक जो है शक्तियों के रूप में जो है जाना जाता है, या जो है धरातल पर अचानक रूप से जो उत्पन्न होती है, और इससे जो उत्पन्न होने से समाप्त होने तक के धरातल में विशाल रूप से जो है परिवर्तन इसमें हो जाता है। यहाँ से बहुत सारे विद्वानों ने इसकी परिभाषा को लिखा है, जैसे कि सैलिसबरी ने लिखा है कि प्राकृतिक कारणों से, जो कि भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है बच्चों, तो प्राकृतिक कारणों से पृथ्वी की सतह जब कांपने लगती है इसी को हम भूकंप कहते हैं। फिर यहाँ से स्ट्रेलर महोदय लिखते हैं कि मानव के लिए धरातल पर धक्के खाना, कंपन के द्वारा हिलना ही भूकंप है। तो जो परिभाषा आपको अच्छी लगे आपको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों भूकंप की उत्पत्ति समझ लीजिए कैसे होती है। इसकी उत्पत्ति बच्चों तब होती है जब पृथ्वी की जो टेक्टोनिक जो प्लेटें हैं आपस में जब खिसकती हैं और अचानक जब टूट जाती हैं, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में निकलती है। यह ऊर्जा पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से से निकलकर सतह पर कंपन पैदा करती है, जिससे हम भूकंप के झटके के रूप में जो है महसूस करते हैं। यही इसकी उत्पत्ति है, ठीक है। अब यहाँ से वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है इसकी विवेचना आपको करना बच्चों, तो इसको भी समझ लीजिए। तो महाद्वीप और महासागर ग्लोब के 2 जो कि प्रमुख अंग माने जाते हैं बच्चों, और पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावचन जो कि ये कहलाते हैं। इसके विस्तार, इसकी उत्पत्ति, विकास के संबंध में अनेक भूगोलवेत्ता ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। उन्हें प्रमाणित करने के लिए समुचित साक्ष्यों को उपस्थित करने का प्रयास जो है किया जाता है। अब यहाँ से
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महाद्वीपों को गतिशील मानता है। महाद्वीप जो है गतिशील है और इसका तात्पर्य यह है कि महाद्वीप अपने नीचे स्थित अधिक घनत्व वाले पदार्थ पर तैर रहे हैं। और इस सिद्धांत के समर्थकों की सामान्य धारणा है कि महाद्वीप जो भाग है रियाल के बने हैं और सागरों में उनका पूर्ण जो है अभाव है। रियाल अथवा जो है स्थल भाग अधिक घनत्व वाले सीमा पर जो है तैर रहे हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के संबंध में ट्रेलर वेगनर महोदय के जो सिद्धांत है विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो वेगनर का यहाँ से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत समझिएगा। तो वेगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन जो कि 1912 में किया, परंतु इसका विवेचन 1915-1917 में हुआ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण इस सिद्धांत की ओर लोगों का ध्यान आकर्षण नहीं हो पाया था। और वेगनर जलवायुवेत्ता तथा जो है भूगोल जो कि भूगोलवेत्ता थे, अतएव इनके जो है सामने मूलभूत समस्या जलवायु संबंधी परिवर्तन की थी। भूमंडल पर अनेक क्षेत्रों में ऐसे जो है परिणाम मिले जिनके आधार पर यह ज्ञात होता है कि एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर जो है अनेक परिवर्तन हुए। तो यहाँ से इसके हम मुख्य सिद्धांत की बातें हम समझे तो यह जो है ये जो सिद्धांत है, यदि जो है स्थल खंड जो है स्थिर रहे तो वहाँ की जो जलवायु में समय समय पर परिवर्तन हुआ और वहाँ कभी जो है उष्ण, कभी जो है जो कि उष्णार्ध, वह जो है कभी शीत में जलवायु का आगमन हुआ। जब जलवायु कटिबंध स्थिर रहे तो स्थलों की जो स्थित है इसमें परिवर्तन हुआ। और विज्ञान जो है स्थलों की स्थिरता को स्वीकार नहीं करते और उनके अनुसार जलवायु जो है कटिबंध स्थिर रहते हैं और स्थलों की जो स्थित है इसमें परिवर्तन हुआ है। और स्पष्ट जो है विज्ञान स्थल खंडों के प्रवाह में जो है विश्वास से करते थे। सिद्धांत के धर्म स्वरूप की बात करें बच्चों तो भूगार्भिक बनावट जलवायु वनस्पतियों के वितरण के आधार पर विज्ञान ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि प्रारंभ में सभी जो स्थल भाग है ये क्या है, पैजिया के रूप में थे। विज्ञान का कहना है कि वर्तमान महाद्वीपों को जोड़कर पैजिया का जो है रूप जो है दिया जा सकता है। इतना आपको लिखना बच्चों। अब यहाँ से जो कि तापमान और वायुदाब के बीच में संबंध क्या है इसको समझ लीजिए। तो तापमान के साथ वायुदाब में भी जो परिवर्तन होता है। गर्म दाब जब ऊपर उठती है जिससे जो दाब होता है ये कम हो जाता है, और वही जब ठंडी हवा नीचे बैठती है जिससे जो है वायुदाब जो है बढ़ जाता है। तो इसी से जो है निम्न दाब उच्च दाब जैसे शब्द जो उत्पन्न हुए हैं। अब इसके बीच में हम संबंध की बात करें अंतर की, तो जो तापमान और वायुदाब का जो आपस में घनिष्ठ संबंध होता है, जब भी तापमान अधिक होता है तो वायुदाब जो है कम हो जाता है, जब वायुदाब अधिक होता है तो तापमान कम हो जाता है। जैसे कि तापमान जब बढ़ता है तो हवा जो है गर्म होकर फैलती है और हल्की होती है, और पृथ्वी की सतह के पास किया हल्की हवा ऊपर उठने लगती है जिससे उन क्षेत्रों में वायुदाब जो है कम हो जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है इसके बीच में अंतर। अब यहाँ से बच्चों ज्वार भाटा क्या है इसकी उत्पत्ति भी समझाइए। ज्वार भाटा की जब बात आती है तो महासागरीय जो जल होता है इसमें अनेक प्रकार की गतियां होती हैं, जिसमें जो ज्वार भाटा का अपना एक अलग जो है महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा सागर का समस्त जो जल है प्रभावित होता है। और सामान्य तौर पर जो है माना जाता है कि सूर्य और चंद्रमा के कारण, सूर्य जो चंद्रमा है इसके आकर्षण बल के कारण महासागरीय जल के ऊपर उठने, मतलब महासागर का जो जल है ऊपर उठकर आगे बढ़ने को जो है ज्वार हम कहते हैं। मतलब महासागर का जो जल होता है जब ऊपर उठता है इसको हम ज्वार कहते हैं, नीचे गिरने को हम भाटा कहते हैं। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति भैया कैसे होती है ज्वार भाटा की। तो ज्वार भाटा मुख्य रूप से चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल तथा पृथ्वी के घूर्णन के संयुक्त प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है, क्योंकि यह पृथ्वी की काफी जो है करीब है, उसके नजदीक है, और पृथ्वी की ओर जो है महासागर का जल ऊपर खिंचता है, और चंद्रमा से सबसे दूर स्थित जो कि महासागर का जल भी एक जो है उसको जो है उभार बनाता है, जिससे उच्च जो है ज्वार आते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। इतनी क्लास हमारी बच्चों थी जो कि मैंने करा दिए हैं सभी क्वेश्चन। ठीक है, ज्वार भाटा भी अगला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इतनी ही हमारी क्लास थी। एक क्लास जो उसकी और भी मैंने मॉडल पेपर सॉल्व किया है बच्चों, उसको जरूर आपको देख लेना है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा 75 का 75 नंबर पेपर आपका इन्हीं दोनों क्लासों से आपका कवर हो जाएगा। अन्य कोई भी क्लास आपको देखने की अदर चैनल पर बिल्कुल भी हो सकता आपको नहीं पड़ेगी।
वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।